तो सरफेस शुरू करें, है ना। सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है एडजॉर्प्शन, है ना, देन कोलोइडल सॉल्यूशंस, कोलोइड्स, देन कैटलिस्ट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कोलोइडल, है ना। तो कोलोइड्स से अपन पढ़ लेते हैं पहले, बाद में पता नहीं कितना टाइम बचेगा। एनसीईआरटी लाओ ना, तो कुछ चीजें अपन मार्क भी करेंगे, कुछ चीजें लिखते भी जाएंगे, है ना। नहीं लाए? कितने लोग नहीं लाए? इतने लोग नहीं लाए। देखो, अगर सोल्यूट के पार्टिकल की साइज, इधर देखो, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर हुआ, है ना। सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज, रख दो, ठीक है। अरे सुनो, इधर देखो यार, इधर देखो। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज इस रेंज में हुई, तब जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसको आप बोलते हो कोलोइड्स, करेक्ट। इससे कम हुई तो ट्रू सॉल्यूशन, ज्यादा हुई तो सस्पेंशन। मतलब यहां सारा जो गेम है वो किसका है? कोलोइड पार्टिकल्स की साइज का है। बड़ी साइज मतलब सस्पेंशन, मॉडरेट साइज में कोलोइड्स, छोटे साइज में ट्रू सॉल्यूशन मिलेंगे। यहां हाँ, एक चीज और देखिए, ट्रू सॉल्यूशन है ना वो होमोजीनियस होता है, बातें नहीं। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, बाकी कोलोइड और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। यहां सोल्यूट सोलवेंट वर्ड यूज नहीं करते, यहां यूज करते हैं डीपी और डीएम। डीपी कैसा होता है? सोल्यूट जैसा, है ना, और डीएम सोलवेंट जैसा। डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम और डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज। तो मैं जब भी डीपी बोलूंगा तो आप सोल्यूट की तरह समझेंगे, डीएम बोलूंगा तो सोलवेंट। अब सबसे पहले आता है कोलोइड सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेनली, है ना, 4 क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डीएम एंड डीपी। डीएम डीपी की क्या स्टेट है, उसके बेसिस पे 8 टाइप के कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं। सुन रहे हो? अब बातें नहीं यार, है ना। 8 टाइप के कौन कौन से हुए? जैसे ऐसे देखो, ये डीपी, ये डीएम, ये लिक्विड हो सकता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ये गैस हो सकता है, ये सॉलिड लिक्विड हो सकता है। गैस गैस वाला नहीं होगा, गैस गैस वाला ट्रू सॉल्यूशन होगा। इनके नाम अच्छे से याद करने हैं। जैसे सपोज करो ये वाला हुआ सॉलिड, सॉलिड सोल्यूट लिक्विड के अंदर है तो उसको बोलते हैं सोल। सोल सबसे कॉमन टाइप के कोलोइड्स है ना। जनरली अपन कोलोइड की जगह सोल लिख देते हैं कई बार। मान लो दोनों लिक्विड हुए तो क्या हुआ? वो इमल्सन हुआ, सही बात है, इमल्सन। तो ऐसे आपको नाम याद करने हैं सारे। जैसे जेल क्या होता है? लिक्विड इनटू सॉलिड, है ना। सॉलिड इनटू लिक्विड तो क्या है? सोल। सोल का इनवर्स होता है जेल, मतलब लिक्विड इनटू सॉलिड। बात समझ गए? तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं जो दे रखे हैं। और एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना वो भी याद करने हैं। उसके आगे ये सोल्यूट सोलवेंट कैसे डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही यहां करना है, डीपी और डीएम। इसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो भी आपको याद करने हैं, है ना। जैसे बताओ, स्मोक कैसा है इनमें से? स्मोक सॉलिड इनटू गैस, है ना। ऐसे आपको एग्जांपल भी ध्यान रखना है। सुनो, मैं बाहर निकलूंगा क्लास के। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट मार्क भी करेंगे वहां पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, ये 2 टाइप के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ये क्या है सुनना अच्छे से। लायोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग। तो यहां डीपी और डीएम, इसमें प्यार है, सही बात है, अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व है। यहां डीपी और डीएम नहीं, नफरत भी नहीं है, बट नो अट्रैक्शन फोर्स। हाँ
ऐसा ही हुआ। नो अट्रैक्शन फोर्स है ना। अब यहां अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो यहां आपको ये कंडीशन मिलेगी, मान लो ये सोल्यूट पार्टिकल है और ये चारों तरफ कौन है, सोलवेंट पार्टिकल, मतलब यहां सोल्वेशन हो जाता है। सोल्वेशन अगर वाटर होता है तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेशन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, ये वाटर मॉलिक्यूल है बेंड शेप, है ना। यहां पे या तो आप बोलिए नो सोल्वेशन या आप बोलिए वेरी लेस सोल्वेशन। दोनों के एक एक दो दो एग्जांपल देख लो, फिर उसके हिसाब से हम बाकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। जैसे पहले मैंने एग्जांपल लिया लायोफिलिक के अंदर गम, गम जानते हो ना, ये हो गया गम। स्टार सॉल्यूशन बना दिया मैंने, स्टार सॉल्यूशन। एग एल्बुमिन का सॉल्यूशन बना दिया। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, लायोफोबिक का, जैसे गोल्ड सोल, जैसे ब्लड, ये इसके एग्जांपल हुए। अब इस बेसिस पे बताना इनमें से किसको बनाने के लिए स्पेसिफिक मेथड चाहिए। जैसे गम है तो गम कैसे बनाओगे, गम लो, पानी डालो, घोल दो, बन गया। कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं चाहिए। इसके स्पेसिफिक मेथड पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे बनाया जाता है इनको। इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है, गम है वो सूख गया, क्या करोगे, फिर पानी डाल दो, फिर बन गया। इधर है गोल्ड है, वो एक बार, यहां प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं कोएगुलेशन। जैसे सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन में कुछ डिपॉजिट होता है नीचे, उसको तो बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। अगर ये मान लो यहां से गोल्ड सोल में से गोल्ड कोएगुलेट हो गया तो वापस बन जाएगा नहीं, अब उसको फेंक दो। फेंको तो कैसे, गोल्ड निकाल लेना उसमें से, और वापस से जो पहले वाला मेथड लिया था उस मेथड से फिर से बनाओ। समझ के बात, मतलब इसको बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं चाहिए, ये रिवर्सिबल है। इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक मेथड चाहिए, रिवर्सिबल नहीं है। यहां ज्यादा स्टेबल कौन है, लायोफिलिक, क्योंकि यहां पे डीपीडीएम में अट्रैक्शन फोर्स है, वो कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं होता। इसकी स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है, तो डीपी और डीएम के अट्रैक्शन फोर्स। ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं, यहां तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो यहां बताते हैं कि यहां जो ये पार्टिकल्स है ना डीपी के, उन सभी पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज होने से होगा क्या, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो कभी ये पास में नहीं आएंगे और ये कोएगुलेट नहीं होगा। समझे बात। किसको कोएगुलेट करना आसान, इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीपीडीएम में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। उनमें उस चार्ज को खत्म कर दो, चार्ज खत्म होते ही कोएगुलेट हो जाएगा। इसकी विस्कोसिटी पे क्या कमेंट कर रहे हो, ये डीएम से ज्यादा विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट डीएम के सेम होती। आसान आसान से डिफरेंस थे, समझ में आ गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हाँ, टिंडल इफेक्ट तो टिंडल इफेक्ट में समझा दूंगा वहां पे, है ना। तो ये क्लियर। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो चार्ज के बेसिस पे है। अब चार्ज वाले में आ जाओ, चार्ज वाला क्लासिफिकेशन जल्दी। जहां चार्ज का क्लासिफिकेशन दिया ना वहां आ जाओ, टेबल बनी हुई है। पेज नंबर बोलो यार, इस पे ढूंढ रहे हैं अभी। 131, 141 पे, ये अगला पेज चलो। 140 के बाद 141 आता है, वो रहा। 142 है क्या, अरे वो टेबल रही ना नीचे, पीछे आओ, वो टेबल रही। यहां देखो, जो पॉजिटिवली चार्ज है ना उसमें जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। टेबल मिल गई क्या, नोट्स में मिल गई, एनसीईआरटी मिल गई, मॉड्यूल में कहीं भी हो। अब वापस से मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना। जो पॉजिटिव वाला है, ये बोलो कि चार्ज के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किन का क्लासिफिकेशन है बच्चों, लायोफिलिक का है, लायोफोबिक का। हाँ, मेनली लायोफोबिक का, क्योंकि चार्ज वही होता है। लायोफिलिक पे चार्ज नहीं नहीं होता, वो बात नहीं करे। हाँ, या तो नहीं होता, होता है तो बहुत कम होता है। ऐसे देखो, एकदम नहीं होता ये नहीं बोलना। इसके अंदर एक तो आएंगे
ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, लिखो इस बात को, लिख लिया। दूसरा डाई समझते हो, डाई क्या होती है? क्या? जो कलर, हाँ ठीक है। दो टाइप की डाई होती है, एक बेसिक डाई और एक एसिडिक डाई। एसिडिक डाई में तो ऐसा ग्रुप होता है, ऐसे खूब सारे ग्रुप होते हैं, और बेसिक डाई में ऐसा ग्रुप होता है। पॉजिटिवली चार्ज कौन सी हुई बताइए? बेसिक डाई। इससे याद आ जाएगा आप लोगों को, एक आ गया बेसिक डाई, और एक आपको याद करना है हीमोग्लोबिन। एक कौन सा याद करना है? हीमोग्लोबिन। तीन चीजें देख लीजिए, ये तीनों याद करो। इनके अलावा जो सारे एग्जाम्पल हैं वो किस में जाएंगे? एसिडिक में, उसमें नेगेटिव में चले जाएंगे। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं सोल का नाम बोलूंगा, आप बताना। सल्फर सोल नेगेटिव में, गोल्ड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव में, ब्लड नेगेटिव में। ब्लड कहां लिखा है आप? ये हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन बोलेंगे ना तब तो बोलना है आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ब्लड बोलेंगे तो नेगेटिवली चार्ज्ड। वो ब्रैकेट में नहीं है, वो हीमोग्लोबिन ब्लड का पार्ट है, इसलिए है वो। ब्लड आपको नेगेटिवली चार्ज में बोलना है। ब्लड को इधर करना है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जैसे सपोज लो कोई कोलोइड ऐसे है, आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड। अब आर्सेनिक सल्फाइड पे चार्ज क्रिएट करना है तो क्या तरीका होगा? आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। इसमें आएगा ना सल्फाइड तो। अब चार्ज नेगेटिव चार्ज करना है तो क्या केवल नेगेटिव आयन डाल सकते हो इसमें? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपने NaCl डाला, NaCl में से Cl माइनस है ना, वो तो यहां आ गया, और Na प्लस कहां जाएगा? वो Dm में रहेगा। तो Dm का चार्ज हमेशा इन पार्टिकल से रिवर्स होता है, समझे? इसलिए हीमोग्लोबिन बोले तो पॉजिटिवली चार्ज, ब्लड बोले तो नेगेटिवली चार्ज, ऐसे आंसर करना होता है। तो इसमें से तीन चीजें याद करोगे, इस बेसिस पे सब अपने आप याद हो जाएंगे। आपने लिख लिया ना तीनों ये। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन फोर्थ जो ना, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीपी। डीपी पार्टिकल्स की साइज। डीपी पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होते हैं: मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड। समझो, देखो मल्टीमोलिकुलर क्या है? अगर मान लीजिए एटम्स है ना, वो छोटे साइज के हैं, एटम्स या मोलिक्यूल्स वो छोटे साइज के हैं, तो खूब सारे एटम्स एक साथ एग्रीगेट होंगे और एक बड़ी साइज का कोलोइडल साइज का पार्टिकल बन जाएगा। जैसे सपोज करो गोल्ड सोल बनाना है, तो गोल्ड का तो एक छोटा सा एटम होता है, बस इतना छोटा एटम जिसको आप देख भी नहीं सकते। कई सारे एटम एक साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने इतना बड़ा एक पार्टिकल बना लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज एडजॉर्ब कर लेते हैं और क्या बन गया? कोलोइडल पार्टिकल बन गया। खूब सारे एक साथ मिले हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं? मल्टी मोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर, मोलिक्यूल खुद ही इतना बड़ा हो कि उसको एग्रीगेट होने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। जैसे बड़े बड़े प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कई सारे पॉलीमर्स, वो मोलिक्यूल ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि उनको एग्रीगेट होने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे आप। ये क्या है ना, ये क्या है? देखो मान लो एक मोलिक्यूल है आपके पास C17H35COO Na। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 17 कार्बन की तो एक चेन होगी और लास्ट में क्या लगा होगा? COO Na। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट इसका आयोनिक है तो ये वाटर में सोल्यूबल होगा, मतलब आप इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक टेल। ये एक सोप पार्टिकल, ये ऐसा ही हो सकता था। खड़े हो, खड़े हो जाओ, उधर जाके बैठो, जल्दी जाओ। उन नालायक को 3 बार बता दिया।
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं भी डिस्टर्ब होता हूं उससे। या देखो, हाइड्रोफोबिक टेल है ना, इस सोप मोलिक्यूल को ऐसा ही होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? देखो, इस पार्ट का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि इसके बिना तो ये पानी में घुलेगा ही नहीं, और अगर घुलेगा नहीं तो लेदर कहां से देगा? तो ये पार्ट होना जरूरी है। ये पार्ट भी होना जरूरी है, बिकॉज हमारे कपड़ों पे जो स्टेन्स लगेंगे, अगर वो वाटर सोल्यूबल होंगे वो तो अपने आप उतर जाएंगे, और वाटर इनसोल्यूबल होंगे तो उसको डिजोल्व करने के लिए ऑर्गेनिक सोलवेंट चाहिए। ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल भी हो सकता है, पर पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, रोज कपड़े कैसे धोएंगे उससे, है ना? तो इससे काम चल जाएगा अपना। अब ये स्टेन को कैसे हटाता है? देखो, मान लीजिए ये ग्रीस लगी हुई है या ऑयल लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, हाँ, इस तरीके से। ये इसका हेड है ऊपर, और टेल के थ्रू इसको डिजोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसमें ये ग्रीस है जो वाटर में इनसोल्यूबल थी, इसमें सोल्यूबल हो जाएगी। अपन नहीं बोलते लाइक लाइक को डिजोल्व करता है, तो ये नॉन पोलर पार्ट था, ये भी नॉन पोलर पार्ट है, डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर। बात समझे क्या? इसके अलावा एक और बात, क्या ये हार्ड वाटर में काम करेगा? हार्ड हार्ड वाटर, हार्डनेस पड़ा हुआ है ना। वाटर में हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम +2 Mg+2। जैसे ही इसको कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 दिखेगा, ये तुरंत जाएगा और जाकर कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ पीपीटी बना लेगा। साबुन घिसता तो रहेगा हार्ड वाटर में, लेकिन लेदर नहीं आएगा, झाग नहीं बनेंगे। रीजन, वो तो प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। उसके लिए फिर हार्ड वाटर के लिए क्या करते हैं अपन? डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट कैसे होता है? देखो, एक लंबी सी वापस से कार्बन चेन, ये तो होना जरूरी है, स्टेन को तो ये उठाएगी, लेकिन आगे ये ऐसा है कुछ, ये आयोनिक पार्ट आ गया जो इसको वाटर सोल्यूबल बना देगा, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया। अब ये कैल्शियम +2 Mg+2 के साथ पीपीटी बनाएगा क्या? ये वाला पार्ट नहीं, ये तो खुद ही कैटायन है, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ये हो गया डिटर्जेंट। अब इन दोनों की क्या खास बात है वो देखो, इसकी प्रॉपर्टी भी है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इनको पानी में घोलते हो कुछ देर तक, तो ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। आपने थोड़ा सा घोला, ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। आपने ज्यादा घोल दिया, तो ज्यादा घोलोगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स इस तरीके से एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से, और बड़ी बड़ी साइज के पार्टिकल्स बना देंगे। ये पार्टिकल्स जो कोलोइड पार्टिकल है उस रेंज में आ जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आपको थोड़ी देर में क्या दिखेगा? वहां पे कोलोइडल सॉल्यूशन दिखेगा। लेकिन ऐसा कब होता है? एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर। थोड़ा बहुत घोलोगे तो क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन। ज्यादा घोलोगे तो ऐसा होगा, और उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं सीएमसी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सीएमसी, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल, और इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। तो सीएमसी की डेफिनेशन क्या हुई? मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट सीएमसी और अबव सीएमसी। अंडरलाइन करना, अबव सीएमसी, नोट एट सीएमसी। ओके। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है यहां पे, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में टीके। अगेन इंपॉर्टेंट बात, जो मिसाइल फॉर्मेशन है वो होता है अबव सीएमसी एंड अबव क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर और सीएमसी से ऊपर ही ऐसा होता है। अगर टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से कम है तो मिसाइल बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। फिर क्या होगा? या तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा या फिर सीधा सस्पेंशन होएगा। बीच में जो पार्ट आता है ना कोलोइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट, वो आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर।
डेफिनेशन क्लियर। एक यहां पूछते हैं इनमें से किसकी सीएमसी ज्यादा है, कुछ आपने ऐसे एग्जांपल देखे होंगे किसकी सीएमसी ज्यादा है। तो ऐसे देखो, मैं दो मॉलिक्यूल बना रहा हूं, एक तो ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब एक में हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना वो बड़ा है, एक में छोटा है। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट वो इनसोल्यूबल रहता है, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती, लेकिन ये पार्ट उसको सोल्यूबल बनाता है। अब तो इनमें से किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? नीचे वाले की। अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो सीएमसी कहीं दूर जाके आएगी, ये ज्यादा घुलेगा, खूब सारा घुलता रहेगा, फिर सीएमसी बहुत देर बाद स्टार्ट होगी। इसमें सीएमसी तुरंत ही आ जाएगी, इसकी सोल्युबिलिटी कम है ना। तो आपको चेक हमेशा ऐसे ही करना है कि आपको जिसकी सोल्युबिलिटी कम है वो जल्दी मिसाइल बना लेगा, उसकी सीएमसी छोटी हुआ करेगी। बात समझे क्या? जैसे आपसे पूछूं, यही मॉलिक्यूल है, इसको डिजोल्व कर रहे हो आप, दो टाइप के सोलवेंट हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक पोलर सोलवेंट एक नॉन पोलर सोलवेंट। इसकी सोल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगी, पोलर में कि नॉन पोलर में? नॉन पोलर में, क्योंकि देखो कितने सारे कार्बन है इसके पास। तो नॉन पोलर में सीएमसी बहुत हाई चली जाएगी, ये घुलता रहेगा घुलता रहेगा घुलता रहेगा, बहुत हाई कंसंट्रेशन पे जाके मिसाइल फॉर्म हो सकते हैं, जबकि वाटर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको सोल्युबिलिटी से करनी है, समझे? तो ये सीएमसी वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट था यहां से। तो टोटल मैंने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन बता दिए। उसके बाद अगला टॉपिक फिर आता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कैसे करते हैं हम लोग। इसमें एक तो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में 3 रिएक्शन दे रखे हैं, आपको याद करनी है, सीधे सीधे दे रखी है ना केमिकल मेथड में, 4 दे रखी है तो 4 याद कर लो। जैसे एक ये है H2S प्लस SO2 गिव सल्फर सोल, ये तो आपके आईयूसी में भी आता है, सल्फर सोल बनाने का तरीका। एक आर्सेनिक फेरिक क्लोराइड का वो होगा हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, पहले एनसीईआरटी में बहुत सारी रिएक्शन थे, इनको कम कर दिया, तब तो 4 ही बचे हैं, तो याद करेंगे हम। इसके अलावा एक मेथड लिखा हुआ है यहां पे, डिस्पर्सन मेथड या ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड क्या है देखो, मान लो आपको कोई मेटल का सोल बनाना है, मेटल का सोल मतलब जैसे गोल्ड का सोल बनाना है, कितना सिंपल सा मेथड है देखो। एक कंटेनर लो, इसमें आइस फिल करो, यहां पे आइस फिल करनी है आपको। यहां जो भी आपको डीएम चाहिए वो ले लो, डीएम जनरली क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं हम लोग, तो ये मैंने वाटर फिल कर दिया इसमें। अब मान लो आपको गोल्ड के लिए बनाना है, तो गोल्ड की 2 रोड लेके आनी है, इनको कनेक्ट करना है हाई वोल्टेज से, दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। इसके अलावा इसमें एक और कंपाउंड डालना है KOH, KOH आप लिख लो, उसमें लिखा हुआ नहीं है शायद, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, मॉड्यूल में लिखा है, लिख लिया। अब देखो होगा क्या, जब दोनों को टच करेंगे हम लोग तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से गोल्ड वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उन वेपर्स को तुरंत यहां ठंडे पानी में कंडेंस कर लेना है। जैसे ही वो वेपर्स कंडेंस होंगी, गोल्ड के एटम्स हैं ग्रुपिंग स्टार्ट कर देंगे, ग्रुपिंग पीपीटी बनाने के लिए कर रहे हैं ये, लेकिन इसमें KOH था, पता चला कि तुरंत यहां पर OH माइनस एडजॉर्ब हो गया। OH माइनस एडजॉर्ब होने से कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव। ऐसे एक और गोल्ड पार्टिकल्स हैं, वो प्रेसिपिटेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इन पे नेगेटिव इनके पे नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे और फाइनली कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। वेरी स्पेसिफिक मेथड हुआ, क्लियर? अगला देखो, इसके बाद जो अगला मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है सुनो, हमने अभी अभी एक फ्रेश पीपीटी बनाया, किसका, FeOH थ्राइस का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाओ, रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। अब इसमें आपको FeCl3 मिलाना है, FeCl3। इसकी खास बात है कि ये यहां से Fe+3 आयन है ना, उसको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है।
जब पूरी सरफेस पे Fe+3 एडजॉर्ब हो जाएगा तो होगा क्या, प्लस प्लस होने से इनमें रिपल्सन स्टार्ट होंगे, रिपल्सन होंगे तो ये जो पूरा पीपीटी है ना वो ऐसे जैसे ये पीपीटी है ऐसे कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पीपीटी वापस से डिजोल्व होकर क्या बना देगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। ऐसा किसकी वजह से हुआ, FeCl3 की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट और प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ओके, ये फ्रेश पीपीटी क्यों होना चाहिए, अगर 2-3 महीने से पड़ा होगा तो ये नीचे जम जाएगा, अब इसको वापस से फ्री करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। फ्रेश बना हुआ है तो ये आराम से यहां से स्कैटर हो सकता है। ये हमने क्या पढ़ा, पेप्टाइजेशन पढ़ा हमने, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स पढ़ लिए। अब सॉल्यूशन तो बन गया, अब इसका प्यूरिफिकेशन करना है ना। इसको प्यूरिफाई कैसे करें, प्यूरिफाई कैसे करेंगे, देखो एक मेम्ब्रेन लेनी है, कोई ऐसी मेम्ब्रेन जिससे क्रिस्टलोइड तो पास हो सकता है, क्रिस्टलोइड मतलब सोल्यूट के, हाँ ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स वो तो पास हो सकते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते। इसमें इंप्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है, यहां से आपको कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई करनी है और ये वाटर यहां से निकलता जाएगा। वाटर यहां से आया, इसमें जो भी इंप्योरिटीज थी, जो आलतू फालतू के आयन्स थे, जैसे मान लो यहाँ पे K+ पड़ा था, Na+ पड़ा था, वो इन पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, करेक्ट ना। और कोलोइडल सॉल्यूशन वही रहेगा क्योंकि वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलाइसिस। अगर ये काम आपको थोड़ा जल्दी करवाना है तो यहां पे इलेक्ट्रोड्स लगा दो, समझ गए, इलेक्ट्रोड्स लगा दो। इलेक्ट्रोड्स लगाओगे तो आयन का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस साफ हो जाए। ये काम आपको थोड़ी देर के लिए करना है, अगर ज्यादा देर करोगे तो क्या होगा, हमें पता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी चार्ज की वजह से ही होती है और कोई आयन की वजह से ही होती है। पता चला कि वो सारे आयन ही चले गए वहां से, तो ये कोएगुलेट हो जाएगा, समझे। एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये क्या होता है, अगर हम फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, उसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन पास हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बहुत बड़े पोर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को पहले डालते हैं नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन, लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आओ, देखो मैंने नाम सही बोला है इसका, नाइट्रोसेलुलोज है ना, हाँ हाँ, अब 4% थोड़ा याद करेंगे यार, नाइट्रोसेलुलोज याद रखना आप, तो ये आएगा ऑप्शन, क्या आएगा, तो उसके अंदर फिल्टर पेपर को डालो, उससे क्या होगा, फिल्टर पेपर के पोर्स बहुत छोटे हो जाते हैं। अब उसको बाहर निकाल दो, सुखा दो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अब वहां से कोलोइडल सॉल्यूशन पास नहीं होगा, कौन पास होगा, केवल क्रिस्टलोइड्स, ट्रू सॉल्यूशन के आयन पास होंगे। वैसे ही काम फिर होगा। यही मान लो ये जो मेम्ब्रेन है ना, क्या है, ये हमने फिल्टर पेपर लिया हुआ है, कैसा फिल्टर पेपर, वही वाला जो अभी बनाया था, वो भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रोसेलुलोज पे डिप करके जो बनाया था वो वाला है, ऐसे मान लीजिए। तो उससे केवल आयंस निकल सकते हैं, कौन से आयंस, जो ट्रू सॉल्यूशन के हैं, ये खुद नहीं निकलेगा। ये हो गया प्यूरिफिकेशन। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट वाली है बताता हूं मैं। पहली प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मान लो आपने 1m ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है और 1m कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब जहां सोल्यूट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, सोलिड पार्टिकल्स, या दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। आप बताओ किसमें कोलिगेटिव, ट्रू सॉल्यूशन में या कोलोइडल सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में। कि यहां जो आपने 1m बनाया था ना, वो एक्चुअली 1m है नहीं, यहां पे जनरली एग्रीगेट होके और बड़े बड़े पार्टिकल बना लेते हैं। आपने मान लो यहां पे 1 लीटर के अंदर 1 मोल गोल्ड के एटम्स डाले, अब वो एक एक एटम फ्री नहीं रहेगा, हाँ बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलके एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ओवरऑल चेक करेंगे तो यहां पार्टिकल्स का नंबर
कम आएगा काफी। पार्टिकल्स कम आएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लो ऑर्डर की होंगी, है ना। तो आपको एनसीईआरटी में मिल गया, एनसीईआरटी मॉड्यूल जिसमें भी आप देख रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको अंडरलाइन करो फिर या मार्क करो, इसमें से लिखा है कि ये लो ऑर्डर की होंगी। मिल गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है देखो, मान लो आपने यहां पर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, है ना, यहां एक लाइट का सोर्स लेना है, टॉर्च हो सकती है, और यहां आपको लाइट भेजनी है अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। ऊपर से देखना है, यहां से आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहां पे। कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनकी जो साइज है वो किस रेंज की आती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और लाइट की जो वेवलेंथ है वो किस रेंज की आएगी, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, है ना। अब देखो ये रेंज इस रेंज में आ रही है। और लाइट की खास बात क्या होती है, हाँ, लाइट की खास बात बता रहे हो क्या होती है, उसमें दिखता है। तो लाइट की खास बात क्या होती है, स्पीड से मतलब नहीं है यार, डिस्टर्ब मत करो, सुनो चुपचाप। ये जो वेवलेंथ है ना, लाइट है ना, जैसे मान लो सपोज आपके पास इस वेवलेंथ की लाइट है, तो ये इसी साइज के ऑब्जेक्ट से कोलिजन करके और स्कैटर होगी, डिस्पर्स होगी। समझे मेरी बात। अब देखिए कि ये रेंज और ये रेंज तो सेम ही है, कोलोइडल पार्टिकल्स इस लाइट को आराम से डिस्पर्स कर देंगे। डिस्पर्स कर देंगे मतलब वो फोटोन गए थे, वो कोलिजन करके वापस आ रहे होंगे हमारे पास। तो पता चलेगा कि आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि यहां एक ट्यूबलाइट रखी हुई है, एक इसको ये है ना जो एक इसको बोलते हैं टिंडल कोन। टिंडल कोन, टिंडल कोन दिखने में ऐसे दिखता है जैसे ट्यूबलाइट रखी है, मतलब आपने सॉल्यूशन के अंदर ही कुछ ना कुछ लाइट रख दी हो, इतना क्लियरली दिखता है ये। लेकिन ये काम ट्रू सॉल्यूशन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हाँ, पार्टिकल्स इस 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, तो वेवलेंथ का कोई रहा ही नहीं इसमें। समझ के बात। ये टिंडल इफेक्ट है, वो ज्यादा कब ऑब्जर्व होता है, जब डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी डिफरेंस हो, मतलब जब लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन हो। लायोफिलिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लायोफोबिक में ज्यादा होता है। बात समझे क्या। अगली प्रॉपर्टी है कलर, थर्ड प्रॉपर्टी। कलर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन याद रखनी है, कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर किस बात पर डिपेंड करता है। तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मान लो आपने यहां पार्टिकल्स है ना 400 नैनोमीटर के लिए, 400 नैनोमीटर के, तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल है इस वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। सही बात है। तो ये किस कलर के दिखेंगे हमें, वॉयलेट कलर के दिखेंगे। और अगर ये 750 नैनोमीटर का है तो वो हमें कैसे दिखेगा, रेड। मतलब कलर किस बात पर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। जैसे गोल्ड सोल है ना, वो कई कलर का हो सकता है, किस पर डिपेंड कर रहा है कि वह कोलोइडल साइज किस, कोलोइडल पार्टिकल किस साइज के है। बात समझे, एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है। अगली प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन सुनो क्या होता है, जो डीपी के पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं डीएम में। एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि इनमें ब्राउनियन मोशन क्यों होती है, तो उसका आप रीजन देंगे कि देखो डीपी पार्टिकल है ये, एक बार तो उसकी कोलिजन डीपी पार्टिकल से हो रही है और एक बार उसकी कोलिजन डीएम पार्टिकल से हो रही है। क्या दोनों कोलिजन्स इक्वल हैं, नहीं है ना। इन अनइक्वल कोलिजन्स की वजह से ब्राउनियन मोशन होता है। समझे इस बात को, ब्राउनियन मोशन क्यों होता है, ड्यू टू अनइक्वल कोलिजन्स ऑफ डीपी पार्टिकल फ्रॉम डीपी पार्टिकल एंड डीएम पार्टिकल। दूसरा, ब्राउनियन मोशन किस बात पर डिपेंड करती है, तो ब्राउनियन मोशन इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा है।
इसके बजाय इस बात पर डिपेंड करती है कि एक पेन की साइज क्या है और एक मीडियम की विस्कोसिटी क्या है। मीडियम विस्कस हुआ तो मूवमेंट स्लो होंगे, सही बात है। पार्टिकल्स छोटा हुआ तो मूवमेंट्स ज्यादा होंगे। तो आप इस चीज को अंडरलाइन करो, ये लिखा हुआ है इसमें, इसमें क्लियरली ऐसे लिखा है कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि साइज क्या है और विस्कोसिटी क्या है। उस लाइन को अंडरलाइन कर दो। कर लिया। अगला प्रॉपर्टी है इनका चार्ज, इनके ऊपर चार्ज कैसे लाया जाता है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है ना। तो चार्ज कैसे क्रिएट होता है, देखो कि मान लो आपने एक रिएक्शन कराई जिसमें AgNO3 और KI रिएक्शन कर रहा है। KI रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये AgI का PPT और KNO3, सही है क्या। अभी अभी फ्रेश PPT बनाया यहाँ पे, यही वाला केस है, मान लीजिए ये AgI का फ्रेश PPT बना। अब कराएंगे इसका पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन किससे होगा, कैटायन से भी हो सकता है, एनायन से भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वहां पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है। अगर आपने इसको एक्सेस में लिया है, एक्सेस में इसको लिया तो ये बचेगा, ये बचेगा। तो इसमें और उसमें कॉमन एन क्या है, Ag+। ये Ag+ को एडजॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब ये जो कोलोइडल पार्टिकल है इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AgI Ag, मतलब ये तो कोलोइडल पार्टिकल है और उसने किसको एडजॉर्ब कर रखा है, Ag+ को एडजॉर्ब कर रखा है, इसलिए इसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। हाँ। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लीजिए आपने इसके बजाय इसको एक्सेस में लिया होता तो I-, बिल्कुल सही बात है। अब वो है ना, आप देखते कि इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन है, I-, तो ये I- को एडजॉर्ब कर लेता। अब ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता था। पहले तो किसने ऐसे समझाया, फिर बाद में इसको बोला कि इसमें आपको ऐसे ध्यान देना है कि मान लो ये वाली सिचुएशन जो भी है, ये वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग AgI है, ये AgI का कोलोइडल पार्टिकल है, मतलब कई सारे AgI के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। ये सबसे पहले किसको एडजॉर्ब कर रहा है, I- को, ये I- को एडजॉर्ब कर रहा है, राइट। I- मतलब ये तो बचा ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद I- तो एडजॉर्ब हो गया, उसके बाद अब जो K+ है वो भी इसके चारों तरफ आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, ये K+ भी आ जाएगा। ओके, ये जो पहली लेयर बनी है, फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, और जो ये लास्ट वाली बनी है इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर। अब कोई आपसे ये बोले कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, तो आप क्या बताओगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। कितने लोग पॉजिटिव बताएंगे, कितने लोग नेगेटिव बताएंगे। तो आप ये बोलोगे कि हम चार्ज नहीं बता सकते ऐसे बिना एक्सपेरिमेंट के। पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम है ना एनोड से कनेक्ट करेंगे दोनों को, सॉरी सेल से कनेक्ट करेंगे, फिर मूवमेंट से बताएंगे कि इस पर कौन सा चार्ज। मतलब आपको क्या करना है, इस पार्टिकल के को इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेकर आओ, इधर प्लस है इधर माइनस है। अब मूवमेंट से पता चल जाएगा, अगर वो उधर गया इसका मतलब इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव। जैसे आप ऐसे करते हो, सबसे पहले डिफ्यूज लेयर गया, पूरे भाग गए। डिफ्यूज लेयर तब तक ही थी जब तक यहां मुसीबत नहीं आई थी। जैसे मुसीबत आई, ये अच्छे वाले दोस्त थे, सबसे पहले भागे कि भागो यहां से। उसके बाद फिक्स लेयर है, वो कहीं नहीं जाएगी। फिक्स लेयर पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, अब ये इधर आएगा, तो ये कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज। जो फिक्स लेयर का चार्ज है उससे हम बताते हैं, क्योंकि चार्ज हम अपने मन से थोड़ा बता सकते हैं कौन सा है, हम तो कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रोड से पता कर पाएंगे। अब वो K+ तो भाग गया, रुका ही नहीं वहां पे, K+ किधर भाग गया, उधर भाग गया। ये बात समझ गए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। ये जो फिक्स लेयर थी और डिफ्यूज लेयर थी,
इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। पर आपको लग रहा होगा जीटा पोटेंशियल से स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हो, क्योंकि ये तो भाग गए थे, डिफ्यूज तो भाग गया था। तो आप ऐसे बता सकते हो कि देखो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव भी ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ज्यादा हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा आ गया। समझ गए ना? तो जीटा पोटेंशियल से आप ये बात बोल सकते हैं। बात समझे क्या? ये हमने क्या पढ़ा? चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। लास्ट जैसे ट्रू सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन होता है, ऐसे यहां पर क्या होगा? कोएगुलेशन होगा। मतलब ये हो गया कि वो पार्टिकल जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे ना वो नीचे जाके डिपोजिट हो गए, जो डीपी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके डिपोजिट हो गए। कोएगुलेशन कैसे किया जा सकता है? पहली बात, सबसे पहले बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक कोलोइडल सॉल्यूशन था आपके पास, है ना, आर्सेनिक सल्फाइड का। ये कैसा था? नेगेटिवली चार्ज था। अगर इसके ऊपर कैटायन मिल जाए इसको तो ये क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा ना। तो आप इसके ऊपर मान लो NaCl डालो, MgSO4 डालो या AlCl3, ये आपने मिक्स किया। इसको कोएगुलेट कौन करेगा? ये कैटायन की एनायन, इसका सोल्ट का कैटायन, मतलब यहां Na प्लस, यहां Mg+2, यहां Al+3, ये इसको कोएगुलेट करेंगे। इसमें सबसे इफेक्टिवली कोएगुलेट कौन करेगा? Al+3। मतलब ये हुआ कि मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है तो उसको वो आयन ज्यादा अच्छे से या जल्दी कोगुलेट करेगा जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या बोलते हैं? हार्डी एंड सुल्ज लॉ, है ना। हार्डी और सुल्ज लॉ है, वो क्या बताता है? इलेक्ट्रोलाइट पर जितना ज्यादा अपोजिट चार्ज उतना आसानी से इसका कोएगुलेशन। ओके। फिर एक होता है कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू ये क्या है? देखो, मुझे 1 लीटर कोएगुलेशन सॉल्यूशन लेना है, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन लेना है। अब इसमें मैं ये मिक्स करूंगा। क्यों मिक्स करूंगा? इसको कोएगुलेट करने के लिए। इसको कोएगुलेट करने के लिए मिनिमम जितने मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको कोएगुलेट, इसके 1 लीटर को कोएगुलेट करने के लिए इसके जितने मिनिमम मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। अगर मिलीमोल ज्यादा की रिक्वायरमेंट हुई इसका मतलब कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा ही, ज्यादा मिलीमोल डाल रहे हो तो सीधा से मिलीमोल के इक्वल ही तो है। तो डेफिनेशन क्या हुई? मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स। ये 2 आवर्स भी बोलना है, एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे कैसे, है ना। ये डेफिनेशन ये पढ़नी है पूरे, इन 2 आवर्स। समझे क्या बात? तो जितने ज्यादा मिलीमोल उतने ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू। अब तो इनमें से किसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? सबसे ज्यादा मिलीमोल किसके रिक्वायर होंगे? इसके। इसके तो कम मिलीमोल से ही काम चल जाएगा, इसमें चार्ज ज्यादा है ना। इसका मतलब एक जो टर्म है कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन पावर वो क्या होनी चाहिए? 1/कोएगुलेशन वैल्यू। इनमें कोएगुलेशन पावर किसकी ज्यादा है? इसकी। तो कोएगुलेशन वैल्यू इसकी ज्यादा आएगी। मान लो इसके 1 मिलीमोल से कोएगुलेट हो जाता है, अगर इसके 1 मिलीमोल से हो जाता है तो इसके 3 मिलीमोल चाहिए हमें। 3 पर चार्ज +3 जाके होएगा। बात समझे क्या? ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। एक और है गोल्ड नंबर, है ना। तो गोल्ड नंबर एनसीईआरटी में तो हटा दिया, अब नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बता दूं मैं आपको गोल्ड नंबर क्या होता है। अपने मॉड्यूल में है तो मैं बता देता हूं आपको। ये देखो, ये है स्टैंडर्ड
गोल्ड सोल, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। इसमें 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिलाना है, और ये कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, 10 ml। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालोगे तो ये कोएगुलेट हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन हम चाहते हैं कि कोएगुलेट ना हो, इसको कोएगुलेट होने से बचाना है हमें। तो इसको कोएगुलेट होने से कैसे बचा सकते हैं कि ये गोल्ड सोल कैसा है, लायोफिलिक कि लायोफोबिक, लायोफोबिक है ना। इसमें थोड़ा सा लायोफिलिक डाल दो सोल। लायोफिलिक सोल क्या काम करेगा, लायोफोबिक के पार्टिकल्स के चारों तरफ लेयर बना देता है, और उससे वो कोएगुलेट होने से रुक जाते हैं। समझे बात। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, है ना, कभी घर पे आइसक्रीम बनाओ, आप बनाई होगी कभी, कभी भी अच्छी नहीं बनती उतनी अच्छी जितनी हम बाहर से लेकर आते हैं। उसका रीजन पता है, क्योंकि हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना फ्रीज करने के लिए, वो अच्छा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाते, और जो मार्केट में मिलती है उसमें खूब सारी जिलेटिन डाली जाती है। जिलेटिन क्या क्या है, जिलेटिन एक लायोफिलिक कोलोइडल सोल है। जिलेटिन है ना, वो लायोफोबिक को कोएगुलेट होने से बचा देता है। जिलेटिन डाल दो तो क्या होगा, जैसे ऐसे और सिंपल एग्जांपल देखो, टोमेटो केचप आप घर पे बना सकते हो क्या, कौन बना सकता है, अच्छा ये बनाओ, है ना, कैसे ही कर लो, कितना भी ग्राइंड कर लो टोमेटो को, उसके बाद पता चलेगा थोड़ी देर बाद उसको रख दो, ऊपर पानी नीचे टोमेटो, कितनी कोशिश कर लो। लेकिन हम जो लेके आते हैं मार्केट से उसमें तो ऐसा नहीं होता, खूब जम के जिलेटिन डालते हैं, और जिलेटिन उसको कोएगुलेट होने ही नहीं देता। बात समझे क्या, क्योंकि जिलेटिन लायोफिलिक कोलोइडल सोल है, वो लायोफोबिक को बचा देता है जिलेटिन कोएगुलेट होने से। तो अगर इसमें हम थोड़ा लायोफिलिक डाल दें, लायोफिलिक डाल दें, लायोफिलिक की जितनी अमाउंट मिलीग्राम में रिक्वायर्ड होगी इसको बचाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। जो सोल इसको बचाता है कोएगुलेट होने से उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव सोल। तो गोल्ड नंबर है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रोटेक्टिव सोल की। डेफिनेशन देखो, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल को, गोल्ड सोल में 10% NaCl का 1 ml मिक्स करना है, इससे ये कोएगुलेट हो जाएगा। इसको कोएगुलेट होने से बचाने के लिए जितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव सोल की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर। आप नीट के हिसाब से याद करना, बोर्ड के हिसाब से नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। बात समझ गए। तो ये एक पार्ट मैंने खत्म कर दिया, अब मैं अगले पार्ट पे आता हूं। अगला पार्ट है एडजॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन। देखो, एक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन, एक टर्म होती है एडजॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस बताओ पहले तो। ये, हाँ ये सही बात है, ये बल्क में होता है। मान लो कोई, ये तो है ना, ये तो है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, और अंदर है ना, मान लो कोई लिक्विड को एब्जॉर्ब किया है इसने। ये कहां होता है, ये सरफेस पे होता है। और एक टर्म ये भी सुनी होगी आपने, ये क्या होता है, इनका सम, ये दोनों जगह होता है, सरफेस पे भी और अंदर भी। बात समझ गए क्या। अभी हम एडजॉर्प्शन देखने वाले हैं। एडजॉर्प्शन में होगा क्या, जैसे मान लो एक गैस है, वो जाके सॉलिड की सरफेस पे चली जाएगी ऐसे, पहले एक गैस थी, बाद में गैस के पार्टिकल सारे कहां आ गए, यहां आ गए। अब ये जो सॉलिड है इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और ये जो गैस है इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। ये नाम याद रखोगे, है ना। इसके थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। बताओ एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या हुआ, पहले गैस थी, अब वो पार्टिकल्स ने मूवमेंट बंद कर दिए, मतलब नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हुआ, पहले इनके पास खूब सारी काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो जीरो हो गई, मतलब अपनी सारी एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी, क्या हुआ, नेगेटिव। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव।
ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव। अब बताओ ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा कि लो टेम्परेचर पे? अगर ये हाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो उससे डेल्टा जी पॉजिटिव बन जाएगा, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। समझे बात? नहीं समझ में आ रहा शायद? आ रहा है? आ रहा है? किसको नहीं आ रहा? हाँ हाँ, धीरे धीरे कर लेते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे बस। नहीं जल्दी में क्या समझ में नहीं आया, चलो मान लो मैं इसको धीरे बोलता हूं, उसे समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं तो ये देख लो, ये नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव को मैं समझ गए होगे, गैस से सॉलिड बना दिया हमने एक तरीके से। अब नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करेक्ट। मैंने बोला टी को बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी पॉजिटिव वाले की, मे बी ये पॉजिटिव इतना बढ़ जाए कि ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लो टेम्परेचर पे प्रोसेस होएगा। पिछली बार भी यही बोला था इसी केस, एक लाइन ही चेंज नहीं करी, कोई वर्ड ही चेंज नहीं करा। हाँ, ये इसकी थर्मोडायनेमिक्स है। ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? फिजिजोप्सन और केमिजोप्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दो डिफरेंस है ना बच्चों, एक तो यहां पे फिजिजोप्सन केमिजोप्सन, एक उधर लायोफिलिक लायोफोबिक, ये दो टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। तो आप ये मार्क करके रखना अच्छे से बात। तो फिजिजोप्सन क्या है देखो, ये एडजोर्बेंट था और इसने एडजोर्बेंट को एडजॉर्ब करना स्टार्ट किया, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस थे वो क्या थे? वंडरवाल। अगर वंडरवाल फोर्स होंगे तो वो काफी वीक होते हैं, और कुछ देर के बाद कुछ तो लेयर्स आपको दिखेंगे, उसके बाद ये लेयर्स बनना बंद हो जाएंगे। ऐसा हुआ। यहां जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? फ्री वैलेंसी। बस फ्री वैलेंसी होंगी तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, फ्री वैलेंसी नहीं है तो नहीं बनेगा। मतलब क्या दूसरी लेयर में बॉन्ड बनेंगे? नहीं बन सकते, क्योंकि एक फिक्स बॉन्ड लेंथ होती है हर बॉन्ड की, है ना? ऐसे बॉन्ड को बढ़ाया नहीं जा सकता, चलो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो ये सिंगल लेयर्ड है, ये मल्टी लेयर्ड है। अब इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। बताओ इनमें से कौन सा स्पेसिफिक है? केमिजोप्सन, क्योंकि बॉन्ड बनना सबके बीच में पॉसिबल नहीं है। जैसे प्लेटिनम है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, आयरन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, क्लोरीन के साथ नहीं बनाता। ये ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, जहां भी वांडरवाल फोर्स दिखे ऐसा हो जाएगा। कौन सा रिवर्सिबल है? हाँ, जैसे ये पार्टिकल है ना, इसको पता ही नहीं है कि मैं टीम में हूं कि नहीं हूं, कभी भी गिर सकता है यहां से। बात समझे? जबकि वो एक बार बॉन्ड बन गए तो बन गए। इसको हल्का सा टेम्परेचर दो, पार्टिकल भाग गए सारे। टेम्परेचर कम करो वापस, फिर आगे। वहां बस एक बार कंफर्म जो बॉन्ड बनने थे वो बनने, वेरी हाई टेम्परेचर पे अपन को ब्रेक कर पाएंगे। दोनों में से किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? केमिजोप्सन की। कैसे? देखो कि मान लो आपको आयरन की सरफेस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन करना है, तो हाइड्रोजन का एटम तो आपको मिलेगा नहीं, वो तो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे। अगर इसको एडजॉर्ब करना है तो हाइड्रोजन के पास भी फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, और फ्री वैलेंसी कैसे आएगी? बॉन्ड तोड़ो पहले ये, तब फ्री वैलेंसी आएगी। और बॉन्ड तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें एक्टिवेशन एनर्जी वाला, तो ऐसा आ रहा होगा, ये इतनी सारी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, और डेल्टा एच क्या है? वो तो नेगेटिव होता है। इसका आप डायग्राम देखेंगे तो वो ऐसा आएगा, इतना भी नहीं। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो या वेरी लेस। लेस इसमें क्या करना पड़ेगा? दो पार्टिकल्स में वंडरवाल फोर्सेस थे, उनको तोड़ना है बस केवल, उनका तोड़ो और अपने साथ वंडरवाल फोर्स बना लो। जैसे दो पार्टिकल थे, इनके आपस के अट्रैक्शन ब्रेक करो और ये अट्रैक्शन आ जाए। वंडरवाल फोर्स को ब्रेक करने के लिए कितनी सी एनर्जी चाहिए? बिल्कुल कम चाहिए, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम। किस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी?
तो इसमें केमिकल बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनना मतलब एनर्जी रिलीज होना। तो जो डेल्टा एच है ना, देखो इसका डेल्टा एच कितना ज्यादा है, जबकि इसका डेल्टा एच थोड़ा सा है। अब एक यहां डाउट आ जाता है कि मैं डेल्टा एच किसको ज्यादा बताऊं, इसको या उसको, क्योंकि नेगेटिव में है, तो भी आप उसी को बताएंगे। यहां मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते थे, याद करो, वहां विद साइन आंसर करते थे सारा। पर यहां एनसीईआरटी ने लिखा है तो बस वही चल रहा है कि इसकी एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी एंथैल्पी कम है। पर एक्चुअली ये किसके बारे में बात हो रही है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। समझे मेरी बात? तो इस टेबल में ये बातें लिखी हैं, आपको अच्छे से याद करना है। अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। पहला फैक्टर है इस गैस का नेचर, मतलब एडजोर्बेट, जो एडजोर्बेट है ना उसका नेचर। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, आपको कभी ना कभी पेपर में आई होगी, आती भी रहेगी। एक गैस का टीसी ज्यादा है, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका लिक्विफिकेशन आसान हुआ कि मुश्किल? बिल्कुल सही बात है, टीसी जितना ज्यादा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उतना ही, बात समझे? बिकॉज जो टीसी है उसका फॉर्मूला होता है, बोलो, 8/27 आरबी। जो बी है ना, बी वो कुछ ज्यादा वेरी नहीं करता, बी पार्टिकल्स की साइज पर डिपेंड करता है और इसमें बड़े वेरिएशन नहीं आते कभी भी। बी है ना वो इफेक्ट नहीं डालता ज्यादा, लेकिन ए है वो काफी इफेक्टिव है यहाँ पे। तो टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन फोर्स को, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो लिक्विफिकेशन भी आसान, टीसी भी ज्यादा, और ऐसी गैस का एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। समझ गए ना? ऐसी गैस का एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होता है जिसका ए ज्यादा होता है। लेकिन ये किस एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं? फिजिजॉर्प्शन की। केमिजॉर्प्शन का इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। केमिजॉर्प्शन तो सीधे सीधे जो बॉन्ड बना सकता है वो एडजॉर्ब होगा, उसका ए कुछ भी हो चाहे। बात समझे क्या? मैंने क्या बताया? ए ज्यादा तो टीसी ज्यादा, टीसी ज्यादा तो लिक्विफिकेशन आसान, लिक्विफिकेशन आसान तो एडजॉर्प्शन की रेट ज्यादा। दूसरा है एडजॉर्बेंट, इसके सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका, टेम्परेचर बढ़ा के सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। वाह, ये देखो साइंटिस्ट, कैसे बढ़ाओगे? मान लो शर्ट छोटी हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ा दो, शर्ट बड़ी हो जाएगी, है ना? ये देखें यहाँ पे, जैसे मान लो ये एडजॉर्बेंट था, एडजॉर्बेंट था, इसका सरफेस एरिया क्या हुआ? ये सारे सरफेस का एरिया ऐड कर दो, सही है? अब मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, क्या कोई नई सरफेस और आएगी? जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतनी ज्यादा सरफेस एरिया आएगा। आपको फाइन पाउडर्ड फॉर्म में लेना चाहिए अगर आपको एरिया ज्यादा रखना है तो। बात समझे क्या? थर्ड है टेम्परेचर का रोल। टेम्परेचर का रोल देखना, पहले फ्रीज ऑप्शन। वैसे तो दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं, ये एक्जोथर्मिक है, दोनों एक्जोथर्मिक है, पता ही है बात आपको, है ना? अगर यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे उससे ये पार्टिकल्स इसको छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। मतलब जो टेम्परेचर का ग्राफ है x/m के साथ, वो ऐसा आएगा, डिक्रीज करेगा x/m। x/m क्या है? x है एडजॉर्बेंट की अमाउंट जो एडजॉर्ब हुई, m क्या है? एडजॉर्बेंट की अमाउंट, मतलब इसको आप बोल सकते हो पर ग्राम कितना एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब हुआ। और टेम्परेचर के साथ आप ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कम होने लग जाएगा। बात समझे क्या? क्यों ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर बढ़ाते ही इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, यहां से भागना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसमें स्टोरी थोड़ी अलग है, इसमें तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना? यहां जो ग्राफ आएगा ना वो क्या आएगा? x/m और t का ऐसे बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगर और ज्यादा बढ़ा लोगे तो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, कम हो जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड में आता है ना तो हमें के लिए इतना आंसर करके आना है, लिमिट यहीं तक, टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m बढ़ेगा, बस, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, वो आगे की स्टोरी दे नहीं रखी।
बात समझ गए ना? तो बोर्ड में हम आलतू फालतू ना लिखें, मतलब जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज हो ना उसको नहीं लिखना, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वो लिख दो बस। बात समझ गया? लास्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब हमने x बाय एम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के साथ ग्राफ बनाया, ग्राफ देखो, x बाय एम और प्रेशर T कांस्टेंट है। अगर T कांस्टेंट है तो मैं इसको आइसोथर्म बोल सकता हूं क्या? आइसोथर्म। तो ये ग्राफ ऐसा है बच्चों, ये ग्राफ ऐसा आया। ये जो ग्राफ है ना वो क्या बता रहा है, देखो कि यहां से जब लो प्रेशर का रीजन है तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? लो प्रेशर पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो यहां जो x बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है। कहां? लो प्रेशर पे। जब आप इस मॉडरेट रीजन में आते हैं यहां से लेके यहां तक, तो यहां x बाय एम की पावर 1/n है। ये 1/n की वैल्यू होती है 0.1 से लेके 0.5 तक। पावर एक से कम आ रही है तो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। जब यही हम हाई प्रेशर में चले जाते हैं तो x बाय एम इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। काइनेटिक्स के टाइम में मैंने आपको बताई थी बात कि जब लो प्रेशर है तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हुई? ये तो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस ऑर्डर की रिएक्शन हुई? फर्स्ट ऑर्डर के। मॉडरेट में इसका ऑर्डर हो गया 0.1 से 0.5 के बीच में हो सकता है। हाई प्रेशर में ये जीरो ऑर्डर हो गए। समझे कि नहीं समझे? इस बात को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है फ्रेंडलिच, उसने एक इक्वेशन लिखी, x बाय एम इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अब ये वैसे चल रहा है, देखो मान लो सबसे पहले लो प्रेशर पे n कितना होगा? 1। मॉडरेट प्रेशर पे 1/n होगा, ये 1/n होगा। हाई प्रेशर पे n कितना हो जाएगा? इन्फानाइट। n इन्फानाइट पावर 0। चलो आपको है ना यहां n पता लग गया, यहां भी n पता लग गया। मॉडरेट में कैसे निकालेंगे n? तो इसका लोग ले लीजिए, लोग x बाय एम इक्वल टू लोग k प्लस 1/n लोग p। y इक्वल टू c प्लस एम एक्स जैसा आ रहा है। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप पता चली जाएगा, बस वो स्लोप निकालो। स्लोप ही किसके इक्वल है? 1/n के। यहां से स्लोप भी पता चल जाएगा। बातें समझ में आई है? ये था एडजॉर्प्शन। लास्ट में कैटलिस्ट है ना। तो एक बार आप एनसीईआरटी ओपन करो, उसमें से पढ़ाता हूं, टाइम इतना ही बचा है। मैं समझाता जाऊंगा, आप अंडरलाइन भी करना जो बोलूं मैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 130 पे आ जाओ। 130 130 जल्दी आओ आगे। सबसे पहले कैटलिस्ट कैटालिसिस की डेफिनेशन बिल्कुल वो ही याद होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में है। पेज नंबर 130 पे जो सेकंड पैराग्राफ है वो देखो। Substances which accelerate the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst। यही डेफिनेशन लिखेंगे हम। रेट को एक्सलेट करेगा लेकिन उसके वो रिएक्शन के बाद में वो ऐसे कैसे बच जाएगा, ना उसमें कोई केमिकल चेंज आएगा ना उसके अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, है ना। उसके बाद दो टाइप का कैटालिसिस है, एक होमोजेनस हेट्रोजेनस, जानते हो आप अच्छे से। हेट्रोजेनस में क्या होगा? कैटलिस्ट की स्टेट अलग होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद आगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटलिस्ट देख रहे हो आप। तो ये क्या समझा रहा है देखो, पहले सुनो पुरानी थ्योरी। पुरानी थ्योरी क्या बोलता है? यहां हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा है जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और मैंने यहां पे F ही एज ए कैटलिस्ट लिया हुआ है। तो जो F ही है ना वो किसको एडजॉर्ब कर लेता है? H2 को एडजॉर्ब कर लेता है। सही है। अब ये बोलता है, पुरानी थ्योरी क्या बोलती है, इधर देखना, कि
Fe ने H2 को एडजॉर्ब कर लिया, और ये प्रोसेस कैसा है? एक्जोथर्मिक है कि नहीं है? एक्जोथर्मिक है तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। ये रिलीज एनर्जी इस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी देने का काम कर देगी। इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, उसमें कौन मदद कर देगा? ये एनर्जी। उससे आपको इस रिएक्शन को करवाने के लिए थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी पे रिएक्शन हो जाएगी। मैं रिपीट करूं, मैंने क्या बोला? जब आप हेट्रोजीनियस कैटालिसिस देखते हो तो वहां कोई गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा होता है। एडजॉर्प्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एनर्जी इस रिएक्शन को होने में हेल्प कर देगी। उससे हमें इस रिएक्शन के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऐसा पुरानी थ्योरी बोलती है। नई थ्योरी क्या बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन ये एकदम सही नहीं है। इसके अलावा एक और बात होती है कि कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम कर देता है। ये तो क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करता, बस ये मदद कर देता है कि लो थोड़ी एनर्जी मैं दे देता हूं। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी, इंटरमीडिएट ही सॉरी ट्रांजिशन स्टेट ही बदल जाएगी। काइनेटिक्स में पढ़ा था ना आपने। पुरानी थ्योरी तो बोलती है कि बस ऐसा ही रहेगा ग्राफ, तो ये बोलता है कि नहीं, ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ने दो काम कर दिए, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी और दूसरा कुछ खुद भी दे दी। तो ये लाइन अंडरलाइन करो आप, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट दो लाइन। एडजॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ब्रैकेट में लिखो ओल्ड थ्योरी। नहीं मिला? अब लास्ट की दो लाइन, ये पैराग्राफ है ना, ये वाला, यहां से बोलना शुरू किया था एडजॉर्प्शन। नहीं मिला? ये रहा, देखो ये यहां ऐसे लिख के दो लाइनें, इसमें आप लिखो ओल्ड थ्योरी। फिर ये दो लाइन छोड़ के आगे वापस ऐसे दे रखा है, द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। मतलब पुरानी वाली और इसको मिक्स कर दें तो ये नई वाली थ्योरी है। आपने मार्क किया? अगले पेज पे आओ। एक ये बताओ कि यहां एक लिखा हुआ है, जहां आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन अंडरलाइन की थी ना, वही वही देखो एक बार, जहां डेफिनेशन अंडरलाइन की थी 130 पे 130 पे, वही लिखा है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। ये क्या होते हैं? प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और पॉइजन्स उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। पेज नंबर 132। 132 में जहां ये डायग्राम खत्म होते हैं उसके जस्ट नीचे एक लिखा हुआ है, देखो इसमें बता रखा है कि जो आप ये थ्योरी पढ़ रहे थे, कौन सी थ्योरी? हेट्रोजीनियस थ्योरी। वो प्रोमोटर्स और पॉइजन्स इनके एक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ? ये ध्यान रखेंगे। वो कैटलिस्ट को तो एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन पॉइजन कैसे काम करता है और प्रोमोटर कैसे काम करता है, इस थ्योरी से हम नहीं समझा सकते। उसके बाद एक टर्म यूज करिए, एक्टिविटी। देख रहे हो एक्टिविटी? सुनो पहले, है ना, फिर ये पूरा अंडरलाइन करना है। एक्टिविटी क्या होता है? कैटलिस्ट कितना अच्छा काम करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये इस हाइड्रोजन को कितने अच्छे से एडजॉर्ब करा है। हाइड्रोजन का अच्छे से एडजॉर्प्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से भी नहीं होना चाहिए। पता चला इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया ये कि आगे अभी रिएक्शन करने के लिए मना कर दे। कैटलिस्ट का काम क्या था? रिएक्शन करवाना, कि पहले ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेगा, फिर नाइट्रोजन को ये हाइड्रोजन दे देगा। थोड़ी देर में नाइट्रोजन एटम है ना, वो घूमता घूमता आएगा और यहां से 3 हाइड्रोजन ले जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? पता चला कि ये इतना स्ट्रांग हुआ एडजॉर्प्शन कि ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहे। अब क्या होगा? अब तो उसने पूरा काम खराब कर दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि ये जो एडजॉर्प्शन है ना, वो मॉडरेट रेंज का होना चाहिए, न ज्यादा स्ट्रांग न ज्यादा वीक। उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे फास्ट आएगी। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना। और इसी में एक लाइन और लिखी हुई है कि हाइड्रोजन को जो अट्रैक्ट करते हैं, अभी मैंने हाइड्रोजन वाला समझाया ना,
तो इसमें लिखा हुआ है ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेते हैं, और इधर जाओगे तो एडजॉर्प्शन की रेट है ना वो बढ़ती जाएगी। ग्रुप 5 में कौन आया? ये डी ब्लॉक वालों के लिए है वेनेडियम, वेनेडियम। और इसमें कौन आया? कॉपर, मतलब कॉपर वाली लाइन। और ये, और इसने एक और यहां पे कि 7 से 9 वाले एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने के लिए। आपको दिख गया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। मतलब पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने ऐसे अंडरलाइन कर रखा है पूरा, मतलब पूरा ही याद करना है इसको। उसके बाद है सेलेक्टिविटी। देखिए आगे सेलेक्टिविटी क्या है। इसमें यह बता रखा है सेलेक्टिविटी में कि मान लो एक रिएक्टेंट है ए, अगर आप अलग अलग कैटलिस्ट यूज करो तो अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है ये। आप कैटलिस्ट एक्स यूज करते हैं तो बी बनेगा, वाई यूज करते हैं तो सी बनेगा, जेड यूज करते हैं तो डी बनेगा। इसमें देखो एग्जांपल देखो, हमने सीओ की रिएक्शन किससे कराई? H2 से। निकल लोगे तो मीथेन बनेगा, है ना। कॉपर और जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड लोगे तो मिथेनॉल बनेगा। अगर कॉपर लेते हो तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो सेलेक्टिविटी में ये लिखा हुआ है, आप पूरी लाइन अंडरलाइन करोगे। ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, या वो ऐसे बोल देता है, वो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल देते हैं, और ये बोर्ड में पूछ लेते हैं ये। अगला टॉपिक क्या है? सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। जियोलाइट क्या है देखना। आप लोगों को SiO2 की स्ट्रक्चर याद है क्या? कैसी होती है? ऐसी होती है ना, या कुछ और सोच रहे थे? यही सोच रहे थे। दो दो ऑप्शन कैसे आ गए? इस तरीके से चलता रहता है ना। 3D सिलिकेट बोलते हैं ना इसको, 3D सिलिकेट। मान लीजिए कुछ सिलिकॉन एटम है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाए, या कौन आ जाए? Al आ जाए। Al कितने बॉन्ड बनाएगा? जो तो 3 ही बना सकता है। तो क्या कोई एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी? एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब ये जो बना है इसको बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट या जियोलाइट। अंडरलाइन करो इस बात को, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट पैराग्राफ में जो सेकंड लास्ट लाइन है, पेज नंबर मतलब 132 पे, 132 पे, जियोलाइट आर गुड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये अच्छे सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसी होती है। आगे कंटिन्यू करो। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट विद 3-dimensional नेटवर्क, 3-dimensional network of silicate in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms giving ALOSI framework, ALOSI framework। अंडरलाइन किया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, है ना। इसके बाद अगला सेंटेंस भी पूरा, जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर cracking of hydrocarbons and isomerization. An important zeolite catalyst used in the petrochemical industry is GSM-5. It converts alcohol directly into gasoline. अल्कोहल से पेट्रोल बना सकते हो GSM-5 की से। तो ये काम क्यों नहीं कर लेते हम? हाँ, अल्कोहल पेट्रोल से महंगा है, बना लो फिर। आगे देखो फिर, इसके बाद पेज नंबर 134, पेज नंबर 134 एक टेबल दे रखी है जिसमें कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना। ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ये प्रॉपर्टीज है ना, वो पूछ लेते हैं अपने से। ऐसे हमने चैप्टर खत्म करा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म, कल से आयुषी चालू हो जाएगी। आज ही है ना रीडिंग मारना इसके, सरफेस केमिस्ट्री। आज रीडिंग मारोगे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक चैप्टर खत्म कर सकते हो आप, है ना।